निर्माण मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11 मैथमेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत को पढ़ाएंगे, जिसमें आज आपको अभी हमारे सारे बच्चे जो हैं कक्षा 10 पास करके यानी क्लास 10th को पास आउट होकर के 11th में पहुंचे होंगे। उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें, मैथमेटिक्स लें या बायो ग्रुप में जाएं या साइंस ग्रुप के मैथ्स लें या बायो ग्रुप में जाएं। ये तमाम प्रकार की कॉमर्स लें, आर्ट साइड लें, तमाम प्रकार की विसंगतियां उनके मन में सूझ रही होंगी। तो मेरा यही आपसे सुझाव रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोच कर लेगा विषय अपना कि नंबर के आधार पर। हो सकता है किसी कारणवश से आपके नंबर अच्छे आ जाएं या बुरे आ जाएं, लेकिन आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा, मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और अब आप हायर क्लास में पहुँच चुके हैं, 10th पास आउट हो गए हैं, आप टीन एज में हैं, यही समय होता है आपको बनने का। यानी कि आप 13 to 19 अगर इस एज को आप संभाल कर रखते हैं अपनी ऊर्जा, क्योंकि यह उम्र जो होती है ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, इसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता है, जो कि एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। फिर चलिए इसी के साथ आपको ये मोटिवेशन कोटेशन है कि इसी के साथ मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ कि अपनी क्षमता और ज्ञान यानी कि अपनी शिक्षा, क्षमता और ज्ञान को अपना गुरु बनाइए, गुरु कभी मत बनाइए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए पहला चैप्टर, इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सेट थियरी समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत। बच्चों, सेट थियरी जो आपका चैप्टर है बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप स्लोली पढ़िए, कोई बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं। गणित वास्तव में आपके मस्तिष्क का विकास करता है, तो सेट थियरी उसका सबसे बहुत बड़ा अंग होता है आपके मस्तिष्क के विकास के लिए। आप सेट थियरी को समझ कर पढ़िए, इसमें कोई गणित का रूल नहीं है, केवल आपकी सोचने की क्षमता है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। चलिए इसका आनंद उठाते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सेट थियरी यानी कि समुच्चय, कलेक्शन। समुच्चय जो होता है, सेट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। हम पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। परिभाषा समुच्चय यानी कि जो हमारी समुच्चय यानी कि सेट की जो परिभाषा होती है, समुच्चय सेट। देखिए बच्चों, आप एक कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करिए, हमारे द्वारा बताए गए नोट्स को बराबर आप नोट करते रहिए, जो आपके भविष्य में काफी यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा आप नोट करिएगा। वस्तुओं का सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं का सुपरिभाषित सुस्पष्ट कलेक्शन ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं उत्पन्न होगा, हमारा सेट कहलाता है। जैसे हम कह दें कि कक्षा 11 में पास हुए 80% से अधिक छात्रों का समुच्चय, तो इसमें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया कि मैंने जो बात किया 80% से ज़्यादा जो बच्चे पास हुए हैं, जिनका परसेंटेज स्कोर 80% से ज़्यादा है, लेकिन मोर देन 80%, वो क्या होंगे, एक कलेक्शन में आएगा। यानी कि हमें 79.99 को नहीं कलेक्ट करना है, कलेक्ट किसको करना है, 80 पॉइंट प्लस, यानी 80 प्लस को हमें कलेक्ट करना है। तो इनका एक डाटा होगा ना हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास एक डाटा होगा कितने बच्चे इस बार 2022 में 80 प्लस हैं, उनके पास डाटा होगा। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वो सूची दे सकते हैं कि हमारे यहाँ इस बार 35 लाख बच्चे हैं, 35 लाख बच्चे हैं जो कि क्या है, 80 प्लस पास आउट हैं। इनके नंबर जो स्कोर हैं 80 प्लस हैं, यानी कि 80% से ज्यादा हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उसमें से 80% क्या 90 प्लस हो जाएं। बहुत अच्छी बात होगी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे 80 प्लस की बात छोड़ो, 90 प्लस के बच्चे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा जो डाटा हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फिर दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कक्षा 11 की बात करें, क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में उपस्थित बच्चों का समुच्चय, छात्रों का समुच्चय, उपस्थित सभी छात्रों का समुच्चय, छात्रों का समुच्चय, समुच्चय। अब देखिए बेटा, क्लास 11th में उपस्थित सभी छात्रों का अगर हम समुच्चय की बात करें तो यहाँ पर आज क्लास में जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग का मतलब कि जो आज की डेट में प्रेजेंट हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। आप काउंट कर सकते हैं कि सर आज हमारी क्लास में 35 छात्र उपस्थित हैं, 45 हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं। आप एक संख्या बताएंगे, एक न्यूमेरिक बताएंगे, एक वैल्यू बताएंगे। जैसे आज मान लीजिए आज आपकी क्लास में 80 बच्चे प्रेजेंट हैं तो आप बोलेंगे सर 80 बच्चे यानी 80 बच्चे आज हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं जो कि कक्षा 11 के बच्चे हैं। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक सुपरिभाषित सुस्पष्ट परिभाषा दी गई है 80 है। अब दूसरा अगर हम समुच्चय के अपवाद की बात करें जो कि हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है, तो देखिए जैसे अगर हम कहें कि सर हमें बताइए कि समुच्चय की परिभाषा तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा सेट हम बताएं, ऐसी परिभाषा बताएं कि जो कि सुस्पष्ट हो, सुपरिभाषित हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जैसे कक्षा 11 के उपस्थित बच्चों का समुच्चय, 80 बच्चे प्रेजेंट हैं तो आपने बता दिया कि 80 बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं, तो क्या हुआ, एक सुस्पष्ट परिभाषा हो गई। जैसे दूसरी परिभाषा उदाहरण की हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो ये परिभाषा जो बताई गई बिल्कुल स्पष्ट बताई गई है, बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है। आप सोच सकते हैं कि वर्तमान में भारत का केवल एक ही प्रधानमंत्री है जो कि हमारे कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी आपको पूरा नाम तो पता ही होगा इनका। गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये क्या है, एक स्पष्ट परिभाषा है, यानी कि दूसरा और कोई प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में नहीं है। अब इसकी अगर हम अपवाद की बात करें यानी कि जो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, सर उसका उदाहरण हमें बताइए कि जो समुच्चय ना हो। चलिए हम बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। ये समुच्चय आपका नहीं होगा, ये सेट है। अगर हम सेट की बात करें तो ये सेट है, ठीक है। अब दूसरे बात करते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। देखिए बेटा, अब मैंने इसमें परिभाषा दिया कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। क्या ये समुच्चय होगा? कोई आपसे पूछता है कि बेटा बताइए कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये समुच्चय हो ही नहीं सकता। और अगला पूछेगा क्यों नहीं हो सकता है, आप तुरंत बताइए कि सर हमारे पड़ोसी है, वो क्या करता है, कुत्ते को सबसे खतरनाक मानता है, कुत्ते को क्या करता है, खतरनाक बोलता है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे नजर में जो शेर है वो सबसे खतरनाक है, मेरा भाई है उस नीचे नहीं, हाँ भूल गए नीचे। पृथ्वी पर उपस्थित सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। देखिए जैसे कोई कहता है कि हमारी नजर में कुत्ता सबसे खतरनाक है, मैं कहता हूँ कुत्ता नहीं है भैया, शेर खतरनाक है। आपका कोई पड़ोसी है या आपका कोई भाई हो बोल रहे नहीं सर चीता बहुत खतरनाक है। आपकी बहन बोल रही है नहीं सर चीता शेर तो बहुत आम बात है, सबसे खतरनाक तो बिल्ली है। चलिए मैंने बिल्ली लिख दिया। अब अगला छोटा भाई आपका बोल रहा है नहीं सर बिल्ली कहाँ खतरनाक होती है, दीदी तो सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, छिपकली से डरती हैं। छिपकली, ये देखिए शायद ये सबसे रोचक बात होगी कि सारी लड़कियां जितनी बैठी है सब छिपकली से डरती हूँ, कोई नहीं डरता इसमें, सब डरती है ना। तो सबसे खतरनाक इनके लिए क्या हुई, छिपकली हो गई। ये बहुत मनोरंजक है आपका समुच्चय।
आप इसको अपने व्यवहारिक से जोड़ सकते हैं समझने के लिए। तो छिपकली क्या हो गई, लड़कियों के लिए सबसे खतरनाक हो गई। वास्तव में ऐसा है नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, छिपकली सबसे खतरनाक नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग चीजें आपको खतरनाक साबित हो रही हैं। किसी के लिए कुत्ता तो किसी के लिए शेर, किसी के लिए चीता तो किसी के लिए बिल्ली, किसी के लिए छिपकली। तो यानी कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। तो अतः हम बच्चों क्या कहेंगे कि सर, हम ये बताएंगे कि सर पृथ्वी पर उपस्थित सभी खतरनाक जानवरों का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, यानी कि खतरनाक जानवरों की कोई स्पष्ट परिभाषा दी ही नहीं गई है। अतः ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। यानी कि हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। आप लॉजिक में दे सकते हैं, कारण बता सकते हैं क्यों समुच्चय नहीं है। क्योंकि आप कारण दे सकते हैं, क्योंकि खतरनाक जानवरों का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण उठाते हैं कि जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा समुच्चय का स्पष्ट परिभाषा नहीं हो सकता है। उसके लिए हम दूसरा उदाहरण की बात करते हैं कि जो कि हमारा समुच्चय नहीं है। चलिए हम बोल देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नायक का समुच्चय। इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो नायक का मतलब समझते हैं। बहुत बढ़िया, हीरो, यानी कि जो आप फिल्म देखते हैं उसी के हीरो को हम नायक बोलते हैं हिंदी में। तो नायक का समुच्चय क्या होगा, और सॉरी नायक की इंग्लिश क्या होगी, हीरो। हीरो आप समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई तो आपको कहा होगा कि आप बहुत हीरो लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप नायक लग रहे हैं। भाई सभी बच्चे अपने माता पिता के नायक होते हैं, हीरो होते हैं। अपने भाई अपने बहनों के सारे भाई क्या होते हैं, हीरो होते हैं। देखिए जिस दिन आप तैयार होते हैं, सजते हैं धजते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरा हीरो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वही वाला हीरो, यानी कि आप उनकी नज़र में नायक हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें कि पूछा जाए कि क्या सर्वश्रेष्ठ नायक का समुच्चय, तो क्या कोई सर्वश्रेष्ठ नायक का समुच्चय है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, इसका ये समुच्चय हमारा नहीं है। क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब क्यों नहीं है, कारण दे दीजिए, लॉजिक में दे दीजिए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नायक की कोई परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ नायक का समुच्चय, तो हम कहेंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नायक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, यानी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भाई आपके उदाहरण की जैसे हम बात करें, कोई कह रहा है कि हमारी नजर में ऋतिक रोशन है, कोई कह रहा है कि हमारी नजर में क्या है, सनी देओल हैं, और कोई रणबीर कपूर को चाह रहा है। तो क्या है, सबके अलग अलग चॉइसेस हो गई ना, तो हमारा स्पष्ट परिभाषा नहीं होगी। इस प्रकार आप जितने चाहे उतने उदाहरण दे सकते हैं समुच्चय होने की, और जितने आपका मन हो आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं समुच्चय ना होने की। थोड़ा सा यहीं पे हम गणित को जोड़ते हैं। आप देखिए हम गणित को जोड़ने का प्रयास करते हैं जो आप समझ सकते हैं। गणित में अगर हम बात करें कि सर ऐसा कुछ बताइए कि जो समुच्चय ना हो, चलिए हम अगर लिख दें कि सभी सम संख्याएं 2 से, सभी सम संख्याएं विषम संख्याओं से विभाज्य हैं। अब बताइए बच्चों, क्या सम संख्याएं विषम संख्या से विभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये बिल्कुल असत्य बात है, ये हो ही नहीं सकता, यानी कि इसकी स्पष्ट परिभाषा है ही नहीं, ये समुच्चय हमारा नहीं होगा। फिर हम कहते हैं दूसरा, अगर हम उदाहरण गणित में ही लेना चाहें कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारा गणित में क्या हो, ये समुच्चय कहलाता हो, चलिए हम उसका उदाहरण ले लेते हैं कि जो समुच्चय होता है। अगर हम बात करें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो देखो बेटा सभी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर हो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और क्या होता है,
कैपिटल एन से जब डिनोट करते हैं तो यहाँ पे 1 से चालू होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जितनी स्पष्ट परिभाषा दी गई कि आप जिन संख्याओं को गिन सकते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब इसके बाद ये हमारा समुच्चय की परिभाषा हुई, रूपरेखा हुई। इसके बारे में अब हम इसका पढ़ेंगे संकेत क्या होता है। समुच्चय के संकेत। संकेत देखिए बच्चों, समुच्चय को जो हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, तो हम इसका संकेत के रूप में लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे A B C D अप टू सो ऑन X Y एंड Z से क्या करते हैं, समुच्चय को लिख सकते हैं। ये हमारा संकेत होता है। दूसरा स्टार पॉइंट हम लिख सकते हैं कि समुच्चय को सदैव क्या करते हैं, मझले कोष्ठक, इसको हम करली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं, मझले कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा बनता है अगला स्टार। अगर ये स्टार पॉइंट आपको याद हो जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके। स्टार पॉइंट हमारा अगला जो बनता है, हम इसमें अगर समुच्चय के अवयव की बात करें तो समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयव एलिमेंट ऑफ सेट, समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर में छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद आता है समुच्चय के प्रकार। देखिए बच्चों, समुच्चय के प्रकार को जानने से पहले हम एक टर्म और समझेंगे, समुच्चय का निरूपण, यानी कि समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को जो लिखने की विधियां हैं मुख्यतः 2 विधियां हैं। नंबर 1 आपका है सूची विधि, इसी को हम लिखते हैं तालिका विधि के नाम से भी जाना जाता है, तालिका विधि। और इसको हम सूची विधि, तालिका विधि और इससे इंग्लिश में टेबुलर मेथड भी कहते हैं। और इसको सूची को हम टेबुलर, इसको सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि, इन तीनों विधियों को एक ही होता है। सूची विधि को हम टेबुलर मेथड बोलते हैं, तालिका विधि हमारी टेबुलर है, रोस्टर विधि भी हमारी टेबुलर है। परीक्षा में ज्यादा आपकी रोस्टर विधि पूछी जाती है कि दिए गए समुच्चय को रोस्टर विधि में व्यक्त कीजिए। और दूसरी विधि का हमारा है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि एक, इसको हम एक और नाम से जानते हैं गुण विधि। इन 2 नामों से हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं। पहला सूची विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। चलिए इस पे हम कुछ आपको उदाहरण बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों हम पढ़ते हैं रोस्टर विधि यानी कि टेबुलर मेथड। इस विधि का अगर हम बात करें, इसमें समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं, समुच्चय के अवयवों को एक मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, उसको कामा के द्वारा यानी कि अर्ध विराम के द्वारा अलग करते हैं। जैसे, और इसमें एक स्टार पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, समुच्चय में कहीं से आप लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट में, कहीं आपको अगर जगह हो नीचे तो आप लिख लीजिएगा कि समुच्चय में कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है, अर्थात रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं की जा सकती है। जैसे अगर कहीं रोस्टर विधि में मान लीजिए मुझे लिखना है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS मैथमेटिक्स,
कितने अक्षरों से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है मैथमेटिक्स। अगर हम इसको कहें इसी मैथमेटिक्स को आप रोस्टर विधि में लिखिए तो मैंने बताया कि समुच्चय को कैपिटल एस अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से लिख सकते हैं। एस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? रोस्टर विधि मझले ब्रैकेट के अंदर m लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, हमारा हो जाएगा m a t h e, और उसके बाद फिर देखिए दोबारा फिर m आ गया। अब एक बार हमने m लिख दिया है, अभी मैंने लिखा कि समुच्चय में कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो हम इस वाले m को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। a आया है, a मैंने लिख चुका है, एक बार लिख दिया है, दोबारा ये a भी नहीं लिखेंगे। t मैंने एक बार लिखा है, इस t को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। i अभी मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे i आएगा, i। और c को चेक करते हैं, क्या c है इसमें कहीं? बिल्कुल नहीं है, c भी लिखा जाएगा। s है? बिल्कुल नहीं है, s भी लिखा जाएगा। तो हमारा इसी विधि को हम रोस्टर विधि कहते हैं, यानी कि समुच्चय में दिए गए अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा के द्वारा अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को रोस्टर विधि कहते हैं। दूसरी विधि हमारी गुण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि के नाम से हम जानते हैं, जिसे इंग्लिश में सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। इस विधि की जो परिभाषा है, हम इसमें कहते हैं कि इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात व्यक्त किया जा सकता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। इसका परिभाषा थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन आप अभी उदाहरण समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, हम ये कहें कि यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है? कैपिटल A है, और इसको हम कहते हैं कि हमें क्या करना है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि को लिखने का तरीका होता है कि हमारा a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स, इसको पढ़ते हैं यक्स सच दैट। जो बच्चे नए हैं वो समझ ले इस नोटेशन का मतलब, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे इस प्रकार, यानी कि a बराबर x इस प्रकार x है कि क्या है हमारा? कह रहा है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कि यक्स सच दैट यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है? 10 से छोटी, यक्स 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या है। इसी बात को हम क्या करें? करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये इसका नोटेशन होता है। अगला इसके आगे हम समुच्चय के प्रकार को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पार्ट बी में आएगा। ये हमारा पार्ट ए है, या हम पार्ट 1 कह सकते हैं। दूसरा हमारा पार्ट बी होगा, जिसमें हम समुच्चय के प्रकार और एक्सरसाइज को हल करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।